तो डिस्टेंस लर्निंग बेसिकली तीन तरीके का होता है। एक ओपन यूनिवर्सिटीज, एक होता है हम लोगों का डुअल मोड यूनिवर्सिटीज, और एक होता है मिक्स्ड मोड यूनिवर्सिटीज। तो ओपन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है? ओपन यूनिवर्सिटीज में फिजिकल क्लास होता ही नहीं है, और ना वो लोग ऑनलाइन क्लास देते हैं। वो लोग सिंपली हम लोगों को क्या करते हैं, बुक भिजवा देते हैं। जैसे हम लोगों ने फीस दिया, वो लोग हम लोगों को स्टडी मटेरियल बाय कोरियर भिजवा देते हैं, सेंड कर देते हैं, या फिर हम लोग जाके बुक रिसीव करें। जो भी वो लोग हम लोग को सिर्फ स्टडी मटेरियल देते हैं, किसी तरीके का क्लास प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसे कहते हैं ओपन यूनिवर्सिटीज। ऐसा है इग्नू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, यशवंत राव चवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक में है। इसमें बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहला यूनिवर्सिटी है जो सेटअप हुआ था इंडिया में 1982 में। तो ये पहला नाम याद रखना पड़ेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी पहला है। उसके बाद बेसिकली नाउ वी हैव वन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, और उसके बाद हम लोगों का एक नेशनल, नेशनल क्यों, ये इसका डिग्री ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहता है, और 13 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया में अभी, राइट नाउ। अब बोल रहे हैं डुअल मोड यूनिवर्सिटी। डुअल मोड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन देता है, आप कैसे पढ़ना चाहते हो। आप अगर जाकर पढ़ना चाहते हो तो भी हम लोग रजिस्टर कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठकर पढ़ना चाहते हो, वो भी ओके है। इसमें हम लोग को दोनों का ऑप्शन देता है, पर रेगुलर का वैल्यू इसमें ज्यादा रहता है और डिस्टेंस का वैल्यू कम रहता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारा, जैसे जेवियर्स में एक्सेलराई से डायरेक्ट जाकर भी एमबीए होता है, और कुछ लोग एक्सेलराई से डिस्टेंस में एमबीए करते हैं। दोनों का वैल्यू में डिफरेंस है। दोनों में अगर हम जाकर जाकर एक्सेलराई से कर रहे हैं तो वो मेरा ज्यादा वैल्यूएबल है, मेरे को तुरंत एक अच्छे पैकेज का जॉब मिल जाएगा, और वो एक्सपेंसिव भी है। पर अगर हम डिस्टेंस लर्निंग लेते हैं, डिस्टेंस में एमबीए कर रहे हैं, तो उसका ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो डुअल मोड में पर हम लोग दोनों कर सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी। ये सबसे पहले ये वाला डुअल मोड लेकर कौन आया था इंडिया में? दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू। 1962 में ये वाला आया था। और किस नाम से? अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं तो उसको डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहते हैं, DEI। तब ये नहीं बोलते दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं। एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स इंस्टीट्यूशन, CCI, ये भी वही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें 1.5 मिलियन स्टूडेंट से भी ज्यादा है। इसका एग्जांपल है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, ये DDE है, डिस्टेंस एजुकेशन है। आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी, फिर है हम लोग का इक्फाई जो सिक्किम में है। बेसिकली मिक्स्ड मोड यूनिवर्सिटीज फिर क्या है? स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज रहते हैं, डुअल और मिक्स्ड तो एक ही है। नहीं, एक नहीं है। इसमें क्या है, वैल्यू का डिफरेंस है। मतलब अगर कोई मिक्स्ड मोड यूनिवर्सिटी में जाता है, मिक्स्ड मोड का एग्जांपल है एमईटी यूनिवर्सिटी। हम आज तक में एक ही एमईटी का स्टूडेंट को पढ़ाए हैं जिसने ऑनलाइन एडमिशन लिया था डिस्टेंस लर्निंग में। बाकी एमईटी का हम रेगुलर स्टूडेंट लोग को पढ़ाए हैं। पर एक स्टूडेंट मेरे को मिला था जिसको ऑनलाइन वो पढ़ रहा था एमईटी में, क्योंकि वो ऑफिस जाता था। तो पर डुअल में वैल्यू का डिफरेंस है। अगर हम डिस्टेंस करते हैं तो कम वैल्यू है, रेगुलर करते हैं तो ज्यादा वैल्यू है। पर मिक्स्ड मोड में वैल्यू का कोई डिफरेंस नहीं है। हम जाकर पढ़े या घर पे पढ़े, वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो इट इज सेम एज डुअल मोड यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सेम है। हम ऑप्ट कर सकते हैं कि हमको जाकर पढ़ना है कि हम घर पे पढ़ना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल सेम है। The only difference is degree has same value, either go for regular classes or distance learning. यहाँ पर वैल्यू एकदम सेम है। लोग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आजकल बहुत एमबीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं। तो जाकर पढ़ो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, या भी डिस्टेंस कर लो,
उसका वैल्यू बेसिकली सेम है। तो 3 मोड है। इसके बाद एक एक करके सारे यूनिवर्सिटीज को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखो यूनिवर्सिटीज तो 950 यूनिवर्सिटी है, 950 यूनिवर्सिटी। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी यूनिवर्सिटी से आएगा, पर हम खुद जितना पढ़कर गए थे उतना तुम लोग को पढ़ा दे रहे हैं। अगर उतना यूनिवर्सिटी से नहीं आया है कुछ, मतलब कुछ एक दो न्यू क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, इसके लिए हम लिस्ट दे दिए हैं, वो पूरा पढ़ लेना है। याद रहे नहीं रहे वो एफर्ट मारना है। तो हम कुछ यूनिवर्सिटी डिस्कस कर दे रहे हैं जो मेजर है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ये सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी है। काम का बात याद रखो, बी आर अम्बेडकर एक ओपन यूनिवर्सिटी है। ये इंडिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी है। आज के डेट में इसे तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत जन कहेंगे तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी, दैट इज बी आर अम्बेडकर। तेलंगाना तो बाद में अलग हुआ, जब तेलंगाना बोल के अलग से कोई स्टेट नहीं था, तब इसे हम लोग कहते थे आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी। तब हम लोग इसे आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी कहते थे। जब तेलंगाना अलग हो गया तब इसका नाम पड़ गया तेलंगाना, क्योंकि ये वाला यूनिवर्सिटी किस स्टेट पे चला गया, तेलंगाना में। तो तेलंगाना की वजह से इसका नाम पड़ गया तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी दे, डॉक्टर जैसे बोले कौन सा सबसे पहला यूनिवर्सिटी है, तो तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी हम लोग को क्या लगेगा, ये पहला कैसे हो सकता है, तेलंगाना तो अभी बना है, ये पहला नहीं हो सकता। तेलंगाना यूनिवर्सिटी पहला ओपन यूनिवर्सिटी है, यही मतलब हुआ, क्योंकि वो बी आर अम्बेडकर का एक दूसरा नाम है। इट इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। ये कहाँ पे है, तेलंगाना में ही है, इंडिया के। ये स्टैब्लिश हुआ था 1982 में, जब बी आर अम्बेडकर हुआ था तभी यही वाला, तब भी यही वाला हुआ था, तो दोनों का डेट ईयर सब सेम है। बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट, ये स्टेट का यूनिवर्सिटी है, नाम से ही पता चल रहा है तेलंगाना में है। इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको उस टाइम इंडिया का जो उस टाइम प्रेसिडेंट था वो इसको इनॉग्रेट किया था। यहाँ हम ऐसी रफली इंफॉर्मेशन लिखे हैं, बहुत बार पूछता है कितना यूनिवर्सिटी है। ये डेटा लेटेस्ट डेटा है, ये याद रखना है, 2020 का आंकड़ा है ये। 950 टोटल यूनिवर्सिटी है इंडिया में। उस टिल मेरे पास 14 दिसंबर 2020 का डेटा है, इसके बाद कोई अपडेशन नहीं हुआ है। कोई और वेबसाइट से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यूजीसी का खुद का वेबसाइट से ही पढ़ेंगे ये सब डिटेल। विकिपीडिया में जाकर नहीं ढूंढना है, यूजीसी का वेबसाइट में ढूंढेंगे। कितना स्टेट यूनिवर्सिटी है इंडिया में, 412 अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन बी। यूजीसी का खुद का सेक्शन है 12 सबसेक्शन बी, इसके अंतर्गत हम लोगों का सिर्फ 412 स्टेट यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 53, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है 124 और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 361। ये जितना भी डेटा है इसमें से कुछ डेटा 4 अगस्त 2020 का डेटा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, और 14 हम लोग का स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी हम लोग का 412 है, पर एसओयू है हम लोग का 14। यहाँ पे हम लिखवाए हैं 13 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, एक इंक्रीज हो गया है इसलिए वो 14 हो गया है। अभी 2020 में और एक यूनिवर्सिटी को स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी बोला है, इसलिए ये सब क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है कि 13 है कि 14 है। याद रहे 14 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, क्योंकि एक अभी इंक्रीज हुआ है, यूजीसी के वेबसाइट पे क्लियरली दिया हुआ है। अब पढ़ रहे हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो डिपार्टमेंट पढ़ाई से रिलेटेड खोला गया। एकेडमिक मतलब रिलेटेड टू एजुकेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो उसका ताम झाम संभालता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब कैसा कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का पार्ट होगा। यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, इंस्टीट्यूशन को कैसे संभालेंगे उसके लिए डिपार्टमेंट बनाता है। जैसे कि एक चांसलर होता है, बेसिकली इंडिया में चांसलर और वाइस चांसलर में कोई डिफरेंस नहीं है, इंडिया में बोथ आर सेम, इंडिया में ये एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इंडिया में चांसलर और वाइस चांसलर एक ही चीज है जिसे वीसी कहते हैं। बाहर दूसरे दूसरे कंट्री में चांसलर अलग होता है, वाइस चांसलर अलग होता है।
तो ये कौन होता है? कॉलेज का लीडर होता है, एक यूनिवर्सिटी का लीडर होता है। ये एग्जीक्यूटिव या सेरेमोनियल हेड होता है। एग्जीक्यूटिव हेड इसे कहते हैं हम लोग, वाइस चांसलर को। ही इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिडेंट, कॉलेज का प्रेसिडेंट भी इसी को कहते हैं। प्रो चांसलर वर्क विथ चांसलर, वाइस चांसलर के साथ एक प्रो चांसलर रहता है। प्रो चांसलर उसका जॉइंट चांसलर होता है। जैसे अब हम अकेले तो सारा काम नहीं कर पाएंगे, तो हमको किसी का हेल्प चाहिए, तो हम अपने साथ प्रो चांसलर को रखेंगे। इसके बाद हम लोगों को बोल रहा है डीन अब क्या होता है। हम लोग आजकल ये फैशन में आया है डीन। पहले तो ये कॉन्वेंट में सिर्फ होता था, आजकल जनरली बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में भी आने लगा है डीन। डीन बेसिकली क्या है? ये प्रिंसिपल ही होता है, बट इस जिस कॉलेज में प्रिंसिपल और डीन दोनों है, वहां प्रिंसिपल से भी ऊपर एक जन को रख देता है डीन को। जैसे एग्जाम्पल में भवानीपुर कॉलेज, मेरा एमकॉम हुआ है भवानीपुर कॉलेज से। भवानीपुर कॉलेज में प्रिंसिपल अलग है, डीन अलग है। डीन बेसिकली कौन है? जो ओनर है भवानीपुर का, वही खुद डीन है। तो अच्छा। प्रैक्टिकली प्रिंसिपल को अगर कोई हैंडल कर रहा है, मतलब जनरली हम लोग सोचते हैं प्रिंसिपल का कंप्लेन करना है तो क्या करें, प्रिंसिपल से भी कुछ गलती होती है, तो हाँ। पर प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग कुछ नहीं बोल पाते, तो उसके हम्म। ऊपर रखा गया है डीन को। तो डीन इज द पर्सन विथ ऑथोरिटी ओवर अ स्पेसिफिक यूनिट। डीन्स आर फाउंड इन स्कूल्स ऑल्सो। आजकल, पहले एकदम स्टार्टिंग में इंडिया में जब डीन वाला वर्ड आया था, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था। बाद में ये डीन हम लोगों का स्कूल में भी आ गया। अब इसके बाद एक वर्ड है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी। इसे मैंने कुछ खास एक्सप्लेन नहीं किया है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एचओडी होता है। कॉलेज में 3 स्ट्रीम होता है बेसिकली, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तीनों डिपार्टमेंट का एक एक हेड होता है। जैसे कि कॉमर्स डिपार्टमेंट का जो एचओडी है, अब बीकॉम का अलग होता है, एमकॉम का अलग होता है। ये एचओडी क्या करता है? पूरे डिपार्टमेंट को संभाल के रखता है। मतलब बीकॉम रिलेटेड कुछ भी फैसला लेना है तो एचओडी लेता है, टीचर्स से पढ़ाते हैं। अब एकेडमिक काउंसिल क्या होता है? एकेडमिक, क्यों ये ध्यान से समझना है, क्योंकि इससे एमसीक्यू पूछता है, इसलिए हम लोग एक एक बात को बारीकी से समझेंगे। हम्म। एकेडमिक काउंसिल क्या है? ये हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी है यूनिवर्सिटी का, एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल करता क्या है? ये स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे एडमिशन का ये जो डेट निकलता है कि कॉलेज एडमिशन शुरू कर रहा है 20 जून से, ये डेट निकालने का राइट किसके पास है? एकेडमिक काउंसिल। फीस जो डिसाइड करता है कि हम एक सेमेस्टर का 20,000 लेंगे, ये 20,000 कौन डिसाइड करता है? एकेडमिक काउंसिल। तो बेसिकली इस तरीके का जो काम होता है पढ़ाई से रिलेटेड, एकेडमिक काउंसिल मतलब जो डायरेक्टली स्टूडेंट से रिलेटेड है, स्टूडेंट के पढ़ाई से रिलेटेड है, उसे एकेडमिक काउंसिल डिसाइड करता है। इट एडवाइज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है? ये बेसिकली सिंडिकेट कहते हैं इसे, हम थोड़ा नीचे लिखवाएं, इसे सिंडिकेट कहते हैं। सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में पढ़ाई के अलावा भी बहुत काम होता है। सैलरी देना, कहीं पे कुछ टूट फूट गया है तो रिपेयर करवाना, फिर कोई फंक्शन हो रहा है तो उसे ऑर्गेनाइज करवाना, उसके लिए फंड मैनेज करना। तो बेसिकली पढ़ाई के अलावा भी बहुत काम होता है कॉलेज में, जिसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल खोला जाता है। तो एकेडमिक काउंसिल के पास कोई भी इन्फॉर्म मतलब एडमिशन का इंफॉर्मेशन है, फीस का इंफॉर्मेशन है, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बताता है। उस हिसाब से फीस कलेक्शन करना, सैलरी देना, ये सारा काम जो बैक एंड का काम होता है, जो हम लोग को पता भी नहीं है कॉलेज में हो रहा है, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल संभालता है। अब आता है बोर्ड ऑफ स्टडीज। बोर्ड ऑफ स्टडीज क्या है? ये पेपर सेट करता है, एग्जामिनर कौन बनेगा ये डिसाइड करता है। बुक्स, जैसे हम लोग स्कूल में जनरली बुक्स होता है, बुक लिस्ट मिलता है, तो वो बुक लिस्ट कौन बनाता है कि इस स्कूल के लिए कौन सा बुक राइटर का फॉलो करेंगे। कॉलेज में भी जनरली बुक लिस्ट होता है। स्टूडेंट्स खरीदते नहीं है, वो अलग बात है, ट्यूशन का बोला हुआ बुक खरीदते हैं। बट अगर सिर्फ कॉलेज का रूल्स माने, तो कॉलेज भी अपना बुक सजेस्ट करता है। तो वो सारा बुक कौन दे रहा है? बोर्ड ऑफ स्टडीज।
तो इसके आगे बोल रहा है, फिर आता है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। अभी बोर्ड ऑफ स्टडीज तो क्लियर है, पेपर सेट करता है, कोर्स डिसाइड करता है, इस कॉलेज में हम लोग कौन कौन सा कोर्स रखेंगे, एग्जामिनर डिसाइड करता है, बुक्स कौन सा होगा। तो ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली एक स्टैट्यूटरी फंक्शन है, स्टैट्यूटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल डिपार्टमेंट, स्टैट्यूट, कॉलेज सारा काम लीगल वे में कर रहा है कि नहीं, ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट देखता है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट देखता है अगर हम लोग लीगल बाउंड्री के बाहर जाके कुछ कर रहे हैं, जैसे देखो प्राइवेट कॉलेज अपने हिसाब से फीस रख सकता है, बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी एक फीस का लिमिट है। मतलब आज अगर भवानीपुर कॉलेज है तो भवानीपुर कॉलेज, शिक्षा यतन कॉलेज, ये सब प्राइवेट कॉलेजेस है, बट सीयू के एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर में रजिस्टर्ड है। ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी नहीं है। पर एमईटी खुद में यूनिवर्सिटी है, एमईटी का कॉलेज एमईटी यूनिवर्सिटी है, जादवपुर कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी है। तो ये सब बेसिकली प्राइवेट टाइप का यूनिवर्सिटी के अंदर कवर हो जाता है, इसलिए एमईटी यूनिवर्सिटी इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो ये लोग अपना कुछ भी फीस रख सकते हैं, कोई नहीं है बोलने वाला। पर भवानीपुर कॉलेज, शिक्षा यतन कॉलेज, ये सब का एक लिमिट है। पर सेमेस्टर तुम 37,000 38,000 मांग सकते हो, 60,000 नहीं मांग सकते, 70,000 नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि ये स्टैट्यूटरी फंक्शन, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बोलेगा तुम इतना भी नहीं मांग सकते। तो बेसिकली बोथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट आर एम्पावर्ड विद द रोल ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अप्रूवल ऑफ टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी। अब हम लोग का जब इंटरव्यू होता है, हम लोग किसी कॉलेज में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वही क्यों नहीं बोल देता है हम लोग सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए? इंटरव्यू लेके बोलता है बाद में आपको मेल जाएगा, आप अपॉइंट हुए या नहीं। बहुत बार हम लोग खुद से क्वेश्चन करते हैं, अरे तुमने इंटरव्यू लिया है, हम अच्छे लगे या नहीं, मुंह पे बोल दो, इसमें क्या मेरे को बाद में मेल आएगा? वो बात नहीं है, वो इंस्टेंट, वो तो कोई टीचर है जिसको सब्जेक्ट में नॉलेज है, मेरा इंटरव्यू ले रहा है, बट वो कोई नहीं होता है मेरे को अपॉइंट करने वाला। वो प्रिंसिपल है, बहुत बार बोलता है, अरे तू प्रिंसिपल मेरा इंटरव्यू खुद लिया था, फिर भी नहीं बोल रहा है कि हमको जॉब मिलेगा कि नहीं। इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल के पास भी ये राइट नहीं है, ये राइट एग्जीक्यूटिव काउंसिल और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पास है। तो वो लोग के साथ मीटिंग करना होगा, वो लोग को हम लोग का पूरा सर्टिफिकेट दिखाएगा, कि मतलब इंफॉर्मेशन देगा कि ये पास था, ये इतना सारा आंसर दिया, लड़की थी, इस एज की थी, मैरिड थी, सारा इंफॉर्मेशन देगा, फिर जाके एक अपॉइंटमेंट का फिक्स होता है। तो ये सब तो अब टीचर का अपॉइंटमेंट और अप्रूवल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से होता है। फिर आता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार होता है जो ऑफिशियल्स इन स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी होते हैं, जो स्टूडेंट रिकॉर्ड मेंटेन करता है। रजिस्ट्रार मतलब रजिस्टर जिसके पास रहता है, जो स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट इस कॉलेज में, वो एक मेंटेन करता है। रजिस्ट्रेशन कितना हुआ, कितने ने एडमिशन लिया, कितने ने नहीं लिया, कितना सीट खाली रह गया है, शेड्यूल क्लास, ये जो हम लोग को रूटीन आ जाता है कि इस टाइम पे ये टीचर का क्लास होगा, वो रजिस्ट्रार बनाता है। फिर यूनिवर्सिटी कोड, हम लोग देखते हैं जब किसी का सप्ली आ जाता है या कोई फेल हो जाता है तो वो आरटीआई करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत रहकर वो एक केस करता है कॉलेज के ऊपर कि मेरे को तो पास होना चाहिए था, रीचेकिंग करो मेरा पेपर। तो ये जो हम लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं ना, वो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत कॉलेज पे केस करते हैं। वो इतना बड़ा वर्ड है, हम लोग से बोलते हैं पेपर रीचेकिंग के लिए भेजे हैं, प्रैक्टिकली वो पेपर रीचेकिंग में नहीं भेजे हैं, पेपर कॉलेज के ऊपर केस किए हैं। तो कहाँ अब कोर्ट थोड़ी चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट थोड़ी चले जाएंगे, इतना बड़ा केस भी नहीं है। तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी कोर्ट है। यूनिवर्सिटी कोर्ट क्या होता है, हम लोग जब आरटीआई में फॉर्म फाइल करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी कोर्ट में जाता है, सीयू जाता है, अगर कोलकाता का बात करें तो सीयू जाता है। सीयू में हम लोग ये सबमिट करते हैं, सीयू कॉलेज को ऑर्डर देता है कि तुम पेपर रीचेक करो, और इस बार तुम नहीं करोगे, इस बार हम लोगों के यूनिवर्सिटी का कोई आदमी चेक करेगा, उसका जेरोक्स भेजू, फोटोकॉपी भेजू, वो चेक होकर फिर कॉलेज के पास जाता है और हम लोगों तक आता है। इसलिए इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती।
बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं वो जानबूझ के पेपर चेक ही नहीं किया होगा। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है बोर्ड ऑफ स्टडीज। बोर्ड ऑफ स्टडीज क्या करता है, सिर्फ एक चीज करता है, हम लोग का अचीवमेंट और सर्टिफिकेट देता है। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज सिर्फ सर्टिफिकेट देने का काम करता है, इसका और कोई काम नहीं है। अब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट खत्म, कॉलेज के अंदर कौन कौन सा रोल कौन कौन प्ले करता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात आता है टेक्नोलॉजी इन एडुकेशन। टेक्नोलॉजी ये डेफिनेटली अभी का पार्ट है, ये पहले इतना नहीं था। अभी इस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, क्योंकि और अब आफ्टर कोविड टेक्नोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट हो गया एडुकेशन में कि इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत हाई है। तो बहुत अच्छा अच्छा इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहले है मूक। मूक मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOC। लर्न करना होगा फुल फॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये क्या है, यहाँ पे ये क्यों बनाया गया था, ये 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब सोचो, ये वाला जो तरीका है पढ़ाने का, ये 2006 में आ गया था। बट डेफिनेटली अपना इंडिया में 2006 में इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल ही नहीं था कि मतलब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते। तो इसलिए ये प्रीवेलेंट कब हुआ, पॉपुलर कब हुआ, 2012 में। 2012 में लोगों ने इसे जानना शुरू किया। इसमें क्या ये क्यों बना था ना, कि वो सारे लोग पढ़ाई कर सके जिन लोगों के पास कहीं जाकर पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। तो ये बेसिकली इसमें पैसे नहीं लगते थे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आज भी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन है और ये ओपन एक्सेस है वाया वेब। हम लोग ये वेब में जाकर, वेब मतलब www डॉट खोल कर इसको आराम से पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। दूसरा आया था स्वयं। स्वयं में क्या था, स्वयं का फुल फॉर्म है, मतलब स्वयं का मतलब है स्टडी वेव्स। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसका मतलब है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेशन माइंड। ये कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म नहीं है, S फॉर स्टडी, W फॉर वेव, A फॉर एक्टिव, एक्टिव लर्निंग, Y फॉर यंग, A फॉर एस्पायरिंग, M फॉर माइंड। तो ये सबसे बहुत ट्रिकी MCQ पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म। हम लोग भी वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि L का कोई फुल फॉर्म नहीं है, F का नहीं है। इसलिए ध्यान से देखो, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये क्यों निकला था, ये बिल्कुल मुक की तरह ही है। मुक इतना फेमस नहीं हो पाया इसलिए स्वयं निकला था। स्वयं क्यों आया था, क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का स्टडी को पढ़ाने के लिए। ये भी गवर्नमेंट निकाला है, ये सब कुछ गवर्नमेंट का है। इतना फेमस नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऐड नहीं करता। आजकल बायजूस और मेरिट नेशन ये सब इतना फेमस क्यों है, टॉपर ये सब इतना फेमस क्यों है, क्योंकि ये सब प्राइवेटली पढ़ा रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपना ऐड करता है। पर गवर्नमेंट तो फ्री देता है, फ्री में वो एडवर्टीजमेंट खर्चा कहाँ से उठाएगा। इसलिए फ्री का है तो हम लोगों तक ये बात पहुंचा ही नहीं है। हम लोग फ्री में स्टडी कर सकते हैं, ये सबको डाउनलोड करके क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई ये सब में फ्री में पढ़ाते हैं। डेफिनेटली वैसे नहीं पढ़ा पाएंगे जैसे लग रहा है कि पढ़ाएगा, बट हाँ, जिनके पास पैसे ही नहीं है पढ़ने के लिए, ट्यूशन एक्सेस नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए एक हेल्प है। तो ये इक्विटी आए, मतलब जो लोग नहीं पढ़ सकते उन लोगों के पास भी इक्वालिटी लाने के लिए कंट्री में वो लोग को भी ये एक्सेस दिया गया है। हम लोग को पसंद नहीं आएगा। फिर आया है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा आया। स्वयं प्रभा is a group of 32 DTH channels of high quality educational program on 24/7 basis। स्वयं प्रभा क्यों आया था, यहाँ पे 32 DTH चैनल है, हाई क्वालिटी के प्रोग्राम। इसमें सीरियल की तरह पढ़ा देता है, एक सीरियल की तरह दिखाएगा, एक एजुकेशनल प्रोग्राम आएगा। इसमें कौन कौन जुड़ा हुआ है, इग्नू ये कंडक्ट करता है। इसमें सीरियल की तरह एक प्रोग्राम होता है, जिसमें जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं, इसको अगर एक प्रोग्राम में बना दे, हम ये किसी से बातचीत कर रहे हैं, यही सब बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बेसिकली नॉलेज ही दे रहे हैं। तो अगर हम स्वयं प्रभा में जाकर एक प्रोग्राम कर दें और उसमें कोई मेरे से बोले आप कुछ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताइए, और हम उसको जाके ये 9 पॉइंट एक्सप्लेन कर दे, तो वो हो गया एक एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक प्रोग्राम। तो उस तरह इसमें प्रोग्राम होता है, ये 24/7 टीवी पे आता रहता है।
ये सब चैनल को हम लोग जानते भी नहीं है, लेते भी नहीं है, बट है, एग्जिस्ट करता है। ये कैसे टेलीकास्ट होता है? GSAT-15 सैटेलाइट से। यूजीसी में नेट में यही सब सवाल पूछेगा कि सैटेलाइट से वो आता है। तो GSAT-15 सैटेलाइट से ये आता है। ये इसमें न्यूज शो आता है सिर्फ 4 घंटा, और वही 4 घंटा का शो 5 बार दिन में रिपीट होता है, तो 20 घंटा तक चल रहा है। और 4 घंटा कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली रात में बंद रहता है। तो एक इसमें न्यूज शो आता है 4 घंटे का, वही 4 घंटे का शो दिन में 5 बार रिपीट होता है। दिस चैनल आर अपलिंक्ड फ्रॉम बिसाज, BISAG, गांधीनगर। ये कहाँ से टेलीकास्ट हो रहा है? गांधीनगर से। द चैनल्स प्रोवाइडेड बाय, कौन ये चैनल दे रहा है? इसमें कौन कौन अपना मतलब कौन कौन कंडक्ट कर रहा है? NPTEL, IIT, UGC, CES, इग्नू, NCERT जो CBSE बोर्ड में बुक्स फॉलो करने वाला बोर्ड है, NIUS, और ये सब मिलकर यहाँ पे कभी कभी प्रोग्राम्स करते हैं। द इनफ्लिबनेट क्या है? इनफ्लिबनेट एक सेंट्रल मेंटेन वेब पोर्टल है। मतलब इनफ्लिबनेट से ये टेलीकास्ट हो रहा है, एक वेब पोर्टल है। मतलब www ये जो बना रहा है, ये कौन पोर्टल बना रहा है? इनफ्लिबनेट। इन सब का फुल फॉर्म डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। GSAT का मतलब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। BISAG का मतलब है भास्करचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स। C का मतलब है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। NCERT अपने को पता ही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये ध्यान से देखो, स्टूडेंट को लगता है इसका फुल फॉर्म बहुत लंबा होने वाला है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ IN से इंफॉर्मेशन, INF तक पूरा इंफॉर्मेशन, LIB से लाइब्रेरी, NET से नेटवर्क। तो याद रहे इसमें सिर्फ 3 शब्द है। फिर आया है एडुसैट। एडुसैट क्या है? GSTA-3 से ये हम लोगों को दिखाया जाता है। ये सैटेलाइट नंबर याद रखना है। स्वयं प्रभा आता है GSAT-15 से, और एडुसैट आता है GSTA-3 से। इसको हम लोग एडुसैट भी कहते हैं, वही बात हुआ, फुल फॉर्म भी एक ही चीज है। इट इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब यहाँ पर 2 चीज लॉन्च हुआ था एडुसैट के अंदर, एक ज्ञान स्वामी और एक ज्ञानवाणी और एक ज्ञानधारा। ज्ञानवाणी FM की तरह था, रेडियो जब था, बेसिकली लोग जब ज्यादा रेडियो FM सुनते थे तब के जमाने में ये निकाला गया था। पर तब लोग बहुत FM चला के सुनते थे, इसमें वो लोग बोलते थे, दिखाई नहीं देता था। इसमें वो लोग जैसे पहले जमाने में क्रिकेट मैच दिखाई नहीं देता था, हम लोग कमेंट्री को सिर्फ सुनते थे। वैसे ज्ञानवाणी में पढ़ाई की बातें सिर्फ, जैसे अगर मेरा ये बात को हम मोबाइल में रिकॉर्ड कर दे और रिकॉर्ड करके तुम लोग को भेज दे, तो वो क्या बन जाएगा? ज्ञान वाणी। मेरा सिर्फ वाणी सुनाई दे रहा है और ज्ञान की बातें हैं, दैट इज ज्ञान वाणी। दिखाई नहीं देगा, सिर्फ सुनाई देगा इन FM। और ज्ञान धारा क्या था? टीवी में प्रॉपर दिखाई देता था, मतलब देखते भी थे और सुनते भी थे। ये लॉन्च कब हुआ था? 20 सितंबर 2004 को। ये सारा ही क्यों निकला था? गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को पढ़ाने की कोशिश थी जो लोग कहते हैं हम लोग तो गरीब हैं, कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद आया था PhD इन इंडिया। तो हम लोग पहला 4 तरीका सुने हैं जिसमें टेक्नोलॉजी ने पार्टिसिपेट किया है। पहला है मुक, दूसरा है स्वयं, तीसरा है स्वयं प्रभा, और फोर्थ है एडुसेट। चारों ही हम लोग को एडुकेशन के बारे में बात करता है। एडुसेट के अंदर 2 आता है, ज्ञानवाणी और ज्ञानधारा। बट अभी इतना ज्ञानधारा, ज्ञानवाणी ये सब अलग अलग डाउनलोड करके देखना पड़ता, मतलब अलग अलग लेना पड़ता था ये सब। अभी तो इंटरनेट आ गया है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी कुछ देख लेते हैं। फिर आया PhD इन इंडिया। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री। इंडिया में अगर कोई PhD कर रहा है तो मिनिमम उसके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए।
उसके बाद बोल रहा है और 55% से, ये सबको पता है। डिफरेंट एडुकेशन पॉलिसी इन हायर एडुकेशन। अब क्या क्या पॉलिसी आया था इंडिया में, पहला ये सब गवर्नमेंट का लॉन्च किया हुआ है। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP, ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1978 को। इसमें उन बड़े लोगों को पढ़ाने की बात थी जो लोग पढ़ नहीं पाए, इलिटरेट रह गए, मतलब पढ़ने का एज है 5 साल से, 5 इयर्स से हम लोगों को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। पर जो लोग 15 साल का हो गया और अभी तक नहीं पढ़ा है, उन लोगों को पहली बार कोई नॉर्मल स्कूल तो लेगा नहीं। अगर आज हम 16 साल के हो गए और अब पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, तो मेरे को कोई नॉर्मल स्कूल तो एडमिशन देगा नहीं। तो फिर अगर अब हम 16-17 साल में डिसाइड किए हैं कि हमको पढ़ना है, सोचो हम एक गरीब फैमिली में जन्म लिए और हम उस टाइम पढ़ नहीं पाए, 16-17 साल के हुए तो फिर मेरा सिचुएशन ठीक हो गया, अब हम पढ़ सकते हैं। तो मेरे को तो कोई बच्चा स्कूल तो लेगा नहीं लोअर केजी में। तो हाउ विल आई स्टार्ट माई स्टडी, हम कैसे पढ़ना शुरू करेंगे? हम नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में भर्ती हो जाएंगे, इसमें एडमिशन लेंगे तो ये लोग हम लोग को बचपन से जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। पर 35 एज के बाद इसमें भी एडमिशन नहीं है। फिर है NMEICT, NMEICT, that is National Mission on Education through Information and Communication Technology, started by MHRD। फुल फॉर्म याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे याद रखेंगे, मेहनत करना होगा। बेसिकली एन से हमेशा नेशनल रहेगा, ई से हमेशा ही एडुकेशन रहेगा, आई से हमेशा इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन, टी से टेक्नोलॉजी। ये सब तो फेमस है ही हायर एजुकेशन में। स्टार्टेड बाय MHRD। MHRD उस टाइम चलता था, बाद में उसका नाम MOE हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उस टाइम उसका नाम MHRD था, तो हम लोग लैंग्वेज यही यूज करेंगे। अगर एग्जाम में दे देता है कि NMEICT MOE ने स्टार्ट किया था, ये भी सही है, MOE ने ही स्टार्ट किया था। ये मत बोलना कि उस टाइम तो MHRD लिखा था, MOE ने कहाँ शुरू किया है। MOE और MHRD एक ही चीज है। फिर आया NAD। व्हाट इज NAD? नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। ये क्यों बना था? ये गवर्नमेंट ने निकाला था, जैसे कि सारा सर्टिफिकेट को ऑनलाइन रिकॉर्ड करके अपने पास ऑनलाइन तिजोरी में रख लो। जैसा अभी ड्राइविंग का पेपर्स के लिए अलाउ कर दिया है कि एक ऐप लॉक है, की दे देगा, उसमें अपना सारा ओरिजिनल पेपर लेके घूमने का जरूरत नहीं है, उसमें सारा डीजी लॉक में रख लो। डीजी लॉक में अगर हम लोग कार का पेपर्स रख सकते हैं, अब उस जमाने, मतलब ये जब नैड निकला था, तब बोला गया था कि आप लोग अपना सर्टिफिकेट्स को रख सकते हो, एकेडमिक अवार्ड्स को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था, ये लीगल है। मतलब अगर हम सोचो मेरे को ट्रेन से कहीं ट्रैवल करके दूर जाना है, हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैरी नहीं करना चाहते, मेरे को रिस्क लग रहा है, चोरी हो गया तो, मेरा लगेज चोरी हुआ तो ओरिजिनल सारा सर्टिफिकेट चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, नैड में सारा लेकर जाएंगे। नैड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नैड में हम जितना सर्टिफिकेट्स दिखाएंगे, क्योंकि नैड उसी रिजल्ट को अपने अंदर लेता है जो ऑथेंटिकेटेड होगा, नहीं तो ये सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर देगा। फिर बेसिकली नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट। रूरल नाम से ही पता चल रहा है, ये गांव गांव में इंस्टीट्यूट खोलने के लिए निकला था। स्टैब्लिश हुआ था 19 अक्टूबर 1995 में। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज फंडेड बाय MHRD। इसको पैसा कौन देता है? MHRD। इट्स हेडक्वार्टर इज एट हैदराबाद। फिर है नेशनल एजुकेशन डे। हम लोग बहुत बार देखते हैं नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, पर ये क्यों मनाते हैं? मतलब हम लोग को एक्चुअली इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत सारा चीज सेलिब्रेट करते हैं, बट किसी से भी रीजन पूछ लो वो नहीं पता, क्यों करते हैं नहीं पता, या तो रॉन्ग स्टोरी बताएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद का बर्थडे था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे एजुकेशन में, इसलिए इनके बर्थडे के दिन पे ये सेलिब्रेट होता है। ये फर्स्ट मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया की, मतलब 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हुआ, तो सबसे पहला एडुकेशन मिनिस्टर कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे पहले एडुकेशन मिनिस्टर। अभी तो अपना वेस्ट बंगाल का पार्थो है,
बट बेसिकली उस टाइम कौन थे एडुकेशन मिनिस्टर? मौलाना अबुल कलाम आजाद। हिज टर्म कब से कब तक रहे प्रेसिडेंट, आई मीन मिनिस्टर? 15 अगस्त 1947, जिस दिन देश आजाद हुआ उसी दिन ये बने थे, याद रहे। उस दिन से 2 फेब 1958 तक ये रहे। पर हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट कब करते हैं? 11 नवंबर को, उनके बर्थडे के दिन। तो अगर ये क्वेश्चन आता है मौलाना अबुल कलाम का बर्थडे कब था? 11 नवंबर। नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 11 नवंबर। क्यों सेलिब्रेट होता है? क्योंकि उस दिन अबुल कलाम का बर्थडे था। इनका टर्म पीरियड क्या था? जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन से 2 फरवरी 1958। उसके बाद ई पाठशाला। ई पाठशाला तो अभी भी है, हम तो सोच भी रहे हैं हम ये डाउनलोड करेंगे। ई पाठशाला एक बहुत अच्छा इनिशिएशन था एमएचआरडी का। ई पाठशाला को एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनसीईआरटी मिलकर बनाया था, ये वाले ऐप को 2015 में, 2015 के नवंबर में। इसमें 3 लोग मिलकर बनाए थे, एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनसीईआरटी। ये तीनों मिलकर ये बनाए थे, जिसमें हम लोग ये www डॉट तो करके देख ही सकते हैं, एंड्रॉइड फोन से भी देख सकते हैं, iOS मतलब एप्पल के फोन से भी देख सकते हैं, विंडोज से भी देख सकते हैं इस ऐप को। ये ऐप हर जगह डाउनलोडेबल है, ये हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में अवेलेबल है। याद रहे, ई पाठशाला सिर्फ 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, और किसी भी लैंग्वेज में ये अवेलेबल नहीं है। कौन 3 लोग मिलकर इसको स्टार्ट किए थे? एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनसीईआरटी। इसमें ई पाठशाला में बहुत सारे टॉपिक को लेके फ्री का हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर है नीति आयोग। नीति आयोग बहुत ही रिसेंट टॉपिक था अपना यूजीसी नेट के लिए 2 साल पहले। ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म ही है एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, टी फॉर यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हम लोग मतलब गवर्नमेंट इंडिया को, जैसे मोदी का अगर बात करें तो मोदी इंडिया को डिजिटल ही बनाना चाहता है, उसका पहला मोटिव है इंडिया को डिजिटलाइज करो, इसलिए वो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम रखा था, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये कब आया था? 1 जनवरी 2015 में, यूनियन कैबिनेट के बोलने के बाद यूनियन कैबिनेट में पास हुआ था। इसको एक्चुअली ये हमेशा से था, पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। अपने सब जानते हैं हिस्ट्री विस्ट्री का बुक में प्लानिंग कमीशन लिखा रहता है, बट इसे न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से लाकर नीति आयोग बोला गया। इसका मतलब क्या? थिंक टैंक विच डेवलप स्ट्रेटेजीज। नीति आयोग में सोचना सिखाता है, इसे इसको थिंक टैंक कहते हैं, पूरा टंकी है ये सोचने का। इसमें हम लोग को स्ट्रेटेजीज डेवलप करना सिखाता है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करने के लिए। फिर है AICTE। ये सबको डिटेल में अगर जानना है तो ये सब ऐप फ्री टाइम में डाउनलोड करो, देखो क्या है। एक्चुअली देखेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझेंगे। AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया, AI जहां पे भी साथ में हमेशा ऑल इंडिया, तो ऑल इंडिया। सी फॉर काउंसिल, टी फॉर हर जगह टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी है, सिर्फ नीति में छोड़कर ट्रांसफॉर्मिंग में हर जगह टी फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्निकल। ई फॉर एडुकेशन हम तब से बोल रहे हैं। फॉर्म्ड इन 1948, AICTE का खुद का एक्ट है 87 का। ये एक एडवाइजरी बॉडी है और टेक्निकल बॉडी भी है, याद रहे। AICTE एडवाइजरी बॉडी भी है, टेक्निकल बॉडी भी है। इसके कौन कौन सा कॉलेज AICTE से एफिलिएटेड रहता है? जैसे एक बात बता रहे, अपना बीकॉम का कॉलेज कभी भी, कॉमर्स का कॉलेज AICTE से एफिलिएटेड नहीं रहता है, क्योंकि AICTE कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए है ही नहीं। ये इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, इस टाइप के कॉलेजेस को एफिलिएट करता है AICTE। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं NCERT में।
इसका हम फुल फॉर्म नहीं लिखा है क्योंकि पीछे काफी बार लिखवा चुके हैं। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी किसको कहते हैं? जो बहुत कुछ खुद भी कंट्रोल करता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे कि ये बेसिकली ई पाठशाला को कंडक्ट करता है। तो जो खुद में बहुत कुछ करता है ना, उसको ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं। जो किसी के कहने पे हर चीज नहीं करता है, खुद भी बहुत कुछ करता है, वो लोगों को ऑटोनॉमस कहते हैं। इसका एग्जिस्टेंस कब आया था? 1961 में। ये बेसिकली आया क्यों था? स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। एनसीईआरटी का रोल ही था स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करो, इसलिए खुद का बुक भी निकाला है और बहुत सस्ते दाम में ये बुक मिलता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, सबको पता है। सीबीएसई हो या आईएससी हो, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब ये सीबीएसई में ही सिर्फ ये ऑप्शन देता है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पेंटिंग, ये सब का जो ऑप्शन है ये सिर्फ सीबीएसई वालों को ही मिलता है। आईएससी और स्टेट बोर्ड वालों को कभी फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक साथ सब कुछ नहीं मिलता, पर सीबीएसई वालों को ये मिलता है क्योंकि एनसीईआरटी प्रमोट करता है करिकुलम एक्टिविटी को। फिर है नेशनल पॉलिसी। ये इस बार आया है, ये इस बार का 2020 का करंट टॉपिक है। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है। इसके बारे में डिटेल तो तुम लोग इंटरनेट में पढ़ो, बट हम थोड़ा बहुत बताते हैं, मतलब नॉलेज के लिए। अभी क्या होगा, जैसे हम लोग कैसे पढ़े हैं, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स। अगर हम सोचो हम कॉमर्स लिए हैं, बट मेरे को बायो में इंटरेस्ट है और थोड़ा सा मेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है। पर बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट कांट टेक बायो एंड हिस्ट्री। बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि अगर हमको कॉमर्स पसंद है, मतलब हम ऐसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि हम अकाउंट्स लेंगे, इकोनॉमिक्स लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, बायो लेंगे, और इसको एक फिजिकल एजुकेशन लेंगे। तो बेसिकली हम 5 सब्जेक्ट ले रहे हैं, पर हम कोई बीकॉम नहीं कर रहे हैं, हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं। मेरा कुछ एक पेपर आर्ट्स का भी है, एक पेपर साइंस का भी है। मतलब कोई फोर्स नहीं है कि आई हैव टू टेक कॉमर्स सब्जेक्ट ओनली। हमको जो जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो हम सब कुछ ले सकते हैं। जैसे अगर एक साइंस के स्टूडेंट को अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, तो ही कैन टेक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड अकाउंट्स। तो बेसिकली ये कहता है हम लोग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि कोई सब्जेक्ट बैरियर नहीं होगा, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है। इट इज अ पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोमोट एजुकेशन। बहुत लोग इसलिए भी नहीं आगे पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट पसंद नहीं रहता है। जैसे जिन्हें अकाउंट्स नहीं पसंद, वो फिर कॉमर्स कैसे करेगा? तो फिर उन लोगों को कॉमर्स ही छोड़ना पड़ता है। बोलते हैं अकाउंट्स नहीं हो रहा था तो मैम मैंने कॉमर्स छोड़ के आर्ट्स ले लिया। तो जबरदस्ती मुझे इकोनॉमिक्स पसंद है, पर मुझे नहीं मिलेगा कॉमर्स। क्यों? क्योंकि मुझे अकाउंट्स नहीं पसंद। तो बेसिकली ये हटा रहा है गवर्नमेंट। द पॉलिसी कवर्स बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। ये पॉलिसी हर जगह है, इंडिया के कोने कोने तक जाएगा। द फर्स्ट एमपी वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1968। पहली बार एजुकेशन पॉलिसी कब बना था? उस टाइम तो वो न्यू पॉलिसी था, वो बनाया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने। तो अगर कोई क्वेश्चन करता है सबसे पहली बार नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कौन बनाया था? इंदिरा गांधी, आवर प्राइम मिनिस्टर, इन 1968। तो दूसरी बार भी तो एजुकेशन, आज तो हम लोग वही 1947 वाला एजुकेशन पॉलिसी तो फॉलो नहीं कर रहे। डेफिनेटली कुछ न्यू आया है, तो बीच में और बार भी चेंज हुआ होगा। सेकेंड टाइम चेंज हुआ था 1986 में। याद कैसे रखेंगे? मतलब ये मेरा तरीका है, ये 68 है, इसका उल्टा 86। तो 68 में पहला आया, इसका उल्टा कर दो, 86 में दूसरा आया। जो लाए थे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी दूसरा पॉलिसी लेकर आए। अभी तीसरी बार 2017 में न्यू कमिटी फॉर्म हुआ के कस्तूरी रंगन का, जिसमें याद रहे ये ईयर, के कस्तूरी रंगन, इन्होंने ये कमिटी बनाया है 2017 में, और उसमें ड्राफ्ट किया है एनपीई को, न्यू एनपीई। अभी तक ये लागू नहीं हुआ है हम लोगों के पढ़ाई में, होगा, अभी प्रोसेस चल रहा है।
तो कमिटी कब बैठा था? 2017 में, पर ड्राफ्ट कब प्रिपेयर हुआ था? 2019 में। ये डेट बहुत काम का है, आई मीन ईयर। कमिटी बनना और ड्राफ्ट बनना अलग अलग बात है। कमिटी मतलब हम बोले हम लोग तीनों डिस्कस करेंगे, ये बात फैसला हुआ था 2017 में। हम लोग तीनों मिलकर जो फैसला किए, ये फैसला करने में लग गया 2 साल। और फिर ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ, रिटर्न लिखना पड़ेगा, लिख कर कब रेडी हुआ? 2019 में। मैम अभी इसमें बोल रहा है, हम लोग थोड़ा सा एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे, जो 10th सेंचुरी का बात है। 10th सेंचुरी एडी में क्या होता था? एक्चुअली जो बच्चे होते थे वो अपने पापा के ही बिजनेस को कंटिन्यू करते थे। अगर सामने वाला रिलीजियस है, मतलब पंडित है, तो वो लोग रिलीजियस मैटर पे ही आगे बढ़ जाते थे। और अगर सामने वाला प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल में ही आगे बढ़ जाया करते थे। और घर भर का कोई चिंता नहीं होता था, पापा का जो घर है वही घर में हम रहेंगे। उसके बाद सिस्टम, एडुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, मतलब वहां तक एडुकेशन का कोई लेना देना नहीं था। बट उसके बाद एडुकेशन डेवलप हुआ, उसमें हम लोग ने वैदिक के बारे में, बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले तो वैदिक सिस्टम आया था, उसके बाद हम लोगों का बुद्धिज्म के बारे में आया, बुद्धिस्ट के बारे में हम लोग पढ़े। उसके ये जो हम लोग पढ़े, वेद बेसिकली 4 तरीके का मतलब वेद, वेद कहते हैं वेदास को, पर हम लोग जानते हैं सिर्फ वेद पढ़ाया जाता था। वेद के अलावा वेदांगास भी पढ़ाया जाता था, उपनिषद भी पढ़ाया जाता था। तो बेसिकली सारा पॉइंट्स हम बाद में नोट डाउन करवाएंगे, अभी सिर्फ सुनो। हम लोगों को पता है कि सिर्फ वेद के बारे, वैदिक सिस्टम में सिर्फ वेद पढ़ाते थे, नहीं, वेदास भी पढ़ाते थे, वेदांगनास भी पढ़ाते थे, उपनिषद भी पढ़ाया जाता था, और ऐसा बहुत सारा सब्जेक्ट था जो हम लोग को पढ़ाया जाता था। इसके लिए बहुत सारा स्कूल खुला था जिसमें बुद्धिज्म के बारे में भी पढ़ाया जाता था। तो इसके बाद क्या हुआ? अब ये सारे जगह पे ही वैदिक सिस्टम में ये जो वेदास, वेदांगास, उपनिषद ये सब पढ़ाया जाता था, इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिर्फ संस्कृत होता था, और कोई लैंग्वेज में ये नहीं पढ़ाया जाता था। पर जब बुद्धिस्ट लैंग्वेज को पढ़ाया गया तो बुद्धिस्ट लोग संस्कृत नहीं जानते थे, तो उन लोगों को कैसे संस्कृत में पढ़ाते? तो उन लोगों ने क्या किया, पाली लैंग्वेज में अपना एडुकेशन दिया। पाली लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज में बुद्धिज्म को पढ़ाया गया। तो वैदिक वैदिक पढ़ाया जाता था, वैदिक सिस्टम संस्कृत में, बट बुद्धिज्म बुद्धिज्म को पढ़ाया जाता था पाली लैंग्वेज में। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे चल रहा था। फिर बात आया वोकेशनल एडुकेशन के ऊपर। वोकेशनल एडुकेशन मतलब रिलीजियस एडुकेशन, वोकेशन का बात, जिसमें रिलीजियस बातें पढ़ाई के अंदर डाली गई। फिर हम लोग देखे कि रिलीजियस के चीजों को पढ़ाना शुरू कर दिया गया। इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले वैदिक भी आया और रिलीजियस भी आया, दोनों साथ में ही आ गया। अब इसमें क्या, वोकेशनल का मतलब क्या सिर्फ रिलीजियन की बातें? नहीं, सबसे पहले रिलीजियन आया, बट और आगे आगे क्या आया, क्राफ्ट्समैन आया, आर्टिसंस आया, लोगों को सिखाया गया हाथ से भी सामान बनता है, कला दिखाओ अपना। तो कला सिखाने के टीचर्स आए, जो क्राफ्ट्समैन थे, जो आर्टिसंस थे, डांसर्स थे, म्यूजिशियन थे, इन लोगों ने फिर एंटर किया। तो इस तरह हम लोग का पढ़ाई शुरू हुआ। अब आगे क्या हुआ, इंडिया एक्चुअली हमेशा, इंडिया में जब भी पढ़ाई हुआ है स्टार्टिंग में, तो लाइफ पढ़ाया गया है कि हम लोगों का सबसे पहला स्टडी है जो हम एफी, एक तुम लोगों को ये वाला एक वर्ड बताए थे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एफेमेरलिटी। एफेमेरोलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को लाइफ के बारे में बहुत बताया जाता था, और उसमें एक मेन बात था सेल्फ रियलाइजेशन। हर इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, ये बात बहुत अच्छे से उसमें बताया गया कि लाइफ इज ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरे मेरे को क्या बोलेंगे ये मैटर नहीं करता, हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत मैटर करता है। उस टाइम पे ये सब पढ़ाया जाता था। हेंस अब क्या हुआ, सबसे मतलब फिलोसॉफी का बात, मतलब रिलीजियस बात आया, देन फिलोसॉफिकल बात आया,
फिर क्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस, ये सब के बाद धीरे धीरे सब्जेक्ट्स में एंटर किया। सब्जेक्ट्स में घुसा लिटरेचर और साइंस। तो सबसे पहले जब पढ़ाई का बात शुरू हुआ, अभी के जमाने में जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, अभी कोई म्यूजिक को, डांस को तो सब्जेक्ट कहता ही नहीं है, अभी हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं जिसमें पढ़ाई हो जाए। तो पढ़ाई में बेसिकली कौन सा सब्जेक्ट आया? लिटरेचर और साइंस। ये ये एंसेंट इंडिया का सबसे लेटेस्ट चीज था। उसके बाद हम लोग देखें कि सभी को इसमें पार्टिसिपेट करने लगा, इसमें फीस पेमेंट होने लगा, इसमें आवर्स डिसाइड होने लगा कि इतने घंटे का इतना फीस होगा। फिर इंस्ट्रक्शन, मतलब सब कुछ इसमें फिर आज के जमाने के जैसे आता गया। पढ़ाई घुसा, लिटरेचर साइंस घुसा, तो फीस स्ट्रक्चर आ गया, कितना आवर्स हम पढ़ाएंगे वो आ गया। मतलब एजुकेशनल सिस्टम में इंडिया पूरा पूरी घुस गया। और अब इसके बाद स्टूडेंट मतलब जब न्यू न्यू में लिटरेचर, मतलब जब न्यू न्यू लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, तो स्टूडेंट टीचर के ही घर पे रहकर पढ़ते थे। वो लोग गुरु के पास चले जाते थे पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि हम अपने घर में है, वो अपने घर में है, हम जाकर पढ़ेंगे या वो आकर पढ़ाएगा। हम लोग टीचर को इतना रिस्पेक्ट देते थे कि अपना घर वर छोड़कर उसके पास पढ़ने चले जाते थे, जब तक वो एडुकेशन पूरा खत्म नहीं होता था। उसके बाद जब हम पूरा पढ़ लेते थे, तो अपने घर बैक आ जाते थे और डेली लाइफ को स्पेंड करने लगते थे। इस तरह बेसिकली चले जा रहा था। इसके बाद स्टडी का कमेंसमेंट हुआ। उस टाइम बोला गया बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे 5 इयर्स के एज से। तो जब सबसे पहले एजुकेशन स्टार्ट हुआ था 5 इयर्स से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब उस टाइम जब स्टार्ट करते हैं तो उसे विद्या आरंभ कहते हैं। उस स्टेज को 5 इयर्स से जब पढ़ना शुरू करते हैं उसको विद्या आरंभ कहते हैं, उस टाइम को, उस एज को। अब क्या हुआ? इसमें सबसे पहले अल्फाबेट सिखाया गया, पर भगवान सरस्वती को पूजा करना सिखाया गया, गॉडेस सरस्वती को, अल्फाबेट्स के साथ साथ। इसमें आ, ये जब सरस्वती के बारे में और अल्फाबेट्स पढ़ाते थे, तो ऊपर ये पॉइंट हम नोट डाउन करवा देंगे, याद नहीं रहेगा। यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ? एक्चुअली कास्ट बार आ गया। कास्ट कास्ट के बारे में बताने लग गया लोगों, मतलब गुरु लोग बताने लगे, ब्राह्मण बोल के एक कास्ट होता है, क्षत्रियास होता है, वैश्यास होता है। और ये जो कास्ट का बात घुसा ना, इस पढ़ाई का स्टेज, जो कास्ट का हम लोग पढ़ाई शुरू किए, इस कास्ट के पढ़ाई को शुरू करने का जो सेरेमनी हुआ, मतलब आरंभ हुआ, इसको हम लोग कहते थे उपन्याय न्यायना, मतलब उपनयन, मतलब YANA, याना। ठीक है। तो इसमें जब हम लोग ये शुरू किए, तो कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया। सबसे पहले था ब्राह्मण, फिर था क्षत्रियास, फिर था वैश्यास, और फिर थे शूद्रास। इसके बाद वैदिक सिस्टम, और पढ़ाने वाले को ब्रह्मचारी होना पड़ता था। कोई शादीशुदा आदमी नहीं पढ़ा सकता, ही शुड बी अनमैरिड, और ब्रह्मचारी जो ऑपोजिट जेंडर को देखे भी नहीं। ये पूरा करने के बाद, और वो लोग बदले में क्या लेते थे? भिक्षु लेते थे। जो वो लोग लेते थे उसे हम लोग भिक्षु कहते थे। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, वुमेन का क्या पोजीशन था इस एडुकेशन के सेक्टर में, मतलब एडुकेशन ऑफ वुमेन, इसका क्या हुआ? इसका ये हुआ कि वुमेन को, मतलब ये जो लर्निंग था, ये उन लोगों को सिखाया गया स्टार्टिंग में म्यूजिक और डांसिंग। वो लोग एंटर ही किए म्यूजिक और डांसिंग से। लड़कों की तरह लड़कियों के लिए भी ये सब सेरेमनी होता था, पर मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। और उपनयना सेरेमनी भी होता था, क्योंकि लड़कियों को भी कास्ट के बारे में बताया जाता था। तो ये सारा होता था। बट एडुकेटेड वुमेन को दो क्लास में बांटा गया था। याद रहे, एडुकेटेड वुमेन को दो क्लास में बांटा गया था। पहला था सदियो सदियो वहाज। सदियो वहाज ये कौन थे? जो लोग शादी तक पढ़ते थे। मतलब देखो, लड़कियों को शादी के बाद तो पढ़ने मिलता ही नहीं था, वो तो समझ में आता ही होगा तुम लोगों को। बट अगर कोई शादी के पहले तक पढ़ रही है, तब उसको कौन सा स्टेज कहते थे? सदियो सदियोद वहाज। सदियोद वहाज कहते थे, जब वो शादी के पहले तक पढ़ रही है।
पर जो लड़की ब्रह्मचारी होती थी, जो जिंदगी भर पढ़ सकती है, जो शादी करती ही नहीं थी, उन लोगों का कैटेगरी बनाया गया था ब्रह्मवादिनीज। उन लोगों को ब्रह्मवादिनीज बोला गया था, जो लोग जिंदगी भर पढ़ सकती है, मतलब जिसको पढ़ना है वो शादी नहीं कर सकती, उसको ब्रह्मचारी होना होगा। और जिनको शादी कर लेना है, उन्हें तो वहीं तक पढ़ाई छोड़ देना होगा, तो उन्हें दूसरे कैटेगरी में डाला गया। तो शादी के बाद पढ़ना अलाउड नहीं था, बट लड़कियों को भी वेदास के बारे में पढ़ाया गया, वेदांगनास के बारे में पढ़ाया गया, उपनिषद। एडुकेशन में कोई डिफरेंस नहीं था, जो लड़कों को मिल रहा था वही लड़कियों को, बट शादी का क्राइटेरिया के बेसिस पे दो हिस्से में लड़कियों को बांटा है। अब वुमन जो सेज होती थी, सेज मीन्स प्रिस्ट टाइप की, प्रिस्ट कह सकते हैं, जो तपस्या ये सब करती है, जो औरत करती थी उसे ऋषिकाज कहते थे। आदमी को ऋषि कहते हैं, लड़कियों को ऋषिकाज कहते हैं। ऋषिका मतलब हिंदी में ऋषिका है, इंग्लिश होने की वजह से एस लग गया है। जैसे ऋषिज होते हैं वैसे ऋषिका होती है, तो ऋषिकाज। तो जो लड़की वुमन सेज, जो लड़की ऋषि होती है, मेडिटेशन ये सब करती है, उन्हें ऋषिकाज कहते थे। इनके इन्हें इनके केस में क्या होता था, ये लोग, एक सेकेंड, अब बहुत फेमस उस टाइम की ऋषिकाज थी, जो उस टाइम के बहुत फेमस ऋषिकाज थे। ये बेसिकली हम लोग जितने भी गुरुओं का नाम सुने हैं, सब आदमी लोग का नाम सुने हैं, डेफिनेटिंग मेन डोमिनेटिंग था। बट लड़कियां भी थी जो अच्छी ऋषिकाज थी, जिनमें से थी घोषा, अपाला, लोपमुद्रा, इंद्रानी, एक्सेट्रा, बहुत सारा नाम था, हम लिखवा देंगे। ये उपनिषद पीरियड में जो वुमन थी, मैत्री थी, गार्गी थी, ये लोग पब्लिक डिबेट और डिस्कशन में जाती थी। ये लोग बहुत बड़ी फिलोसोफर थी और सेज थी, जिसमें मैत्री और गार्गी बहुत फेमस थी। बंगाली में आई थिंक मैत्री और गार्गी, ये लोग दोनों बहुत फेमस फिलोसोफर थी और सारे डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी। अब बात आता है कि सब्जेक्ट क्या था वैदिक सिस्टम में पढ़ने का। फोर वेदास, ये लोग का सिलेबस क्या रखा गया था वैदिक सिस्टम में। वैदिक सिस्टम का सिलेबस था फोर वेदास के बारे में पढ़ना, सिक्स वेदांगनास पढ़ना। वेदांगनास क्या होता है प्रैक्टिकली बोले तो फोनेटिक्स, फिर रिचुअल का नॉलेज, ग्रामर, मेट्रिक्स और एस्ट्रोनॉमी, मतलब सूर्य, चंद्रमा, सन, मून, प्लैनेट्स, ये सब का पढ़ाई। तो ये वेदांगनाज में आ जाता था, जिसमें फोनेटिक्स बोलना सिखाता था, वर्ड्स को, ग्रामर सिखाते थे, एस्ट्रोनॉमी, मैट्रिक्स, ये सब सिखाते थे हम लोगों को, और रिचुअल के बारे में, जो जिस हम लोग हिंदू धर्म का, अगर बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं तो बुद्धिज्म धर्म का रिचुअल्स हम लोगों को पढ़ाया जाता था। उपनिषद था सिलेबस में, जिसमें सिक्स दर्शना था। दर्शना के अंदर उपनिषद हम लोग को पता होना चाहिए, न्याया, समख्या, योगा, मीमांसा, वेदांता, ये सब हम लोगों का उपनिषद। तो बेसिकली तब से यही बोल रहे हैं, तीन चीज पढ़ाया जाता है, वेदास, वेदांगना और उपनिषद, पर इसके अंदर का चारों और छह नाम लर्न रखना होगा। फिर पुरानास था, जिसमें हिस्ट्री था। तर्क शास्त्र था, जिसमें लॉजिक आजकल लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, वो लॉजिक पढ़ाया जाता था। इसमें चीफ सब्जेक्ट किसको डाला गया था, बुद्धिज्म सिस्टम में। बुद्धिज्म सिस्टम का भी अपना सिलेबस था, हम लिखवा देंगे। बुद्धिज्म का टोटल 18 स्कूल था, 18 स्कूल बुद्धिज्म के लिए खोला गया था। तो बेसिकली ये दोनों ही बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इंडिया में चला। अब इसके बाद आया हम लोगों का वोकेशनल एडुकेशन। वोकेशनल एडुकेशन के अंदर 64 आर्ट्स को डाला गया। वोकेशनल स्टडी के अंदर 64 आर्ट्स को डाला गया, जिसके अंदर हम लोगों का था वीविंग, मतलब बुनना, डाइंग, स्पिनिंग, आर्ट ऑफ टैनिंग लेदर, मैन्युफैक्चर ऑफ बोट्स, चैरियट्स, आर्ट ऑफ ट्रेनिंग एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, कैसे एक हॉर्स को और एलिफेंट को ट्रेन किया जाए, ये सब सिखाते थे वोकेशनल एडुकेशन में। आर्ट ऑफ मेकिंग ज्वेल्स, implements and equipment, dance, music, agriculture, building houses, sculpture, medical science, veterinary science। veterinary science मतलब एनिमल्स को ठीक कैसे करें। तो बेसिकली इस ये सब सीखने के लिए
लोग वोकेशनल एजुकेशन भी लेते थे। पढ़ाने का कितना तरीका था, मेथड ऑफ लर्निंग, पढ़ने का कितना तरीका था। जैसे कि हम कल ही तुम लोग को लिखवाए थे कि उस जमाने में कोई बुक नहीं देता था और कोई हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड नहीं करता था, रिकॉर्ड करने का कोई तरीका नहीं था, तो वो लोग मेमोराइज करते थे, क्रिटिकल थिंकिंग करते थे, फिर मेडिटेशन से उसे याद रखते थे। तो मेथड कैसे लिखेंगे हम लोग? सबसे पहला काम है मेथड नोट डाउन करना। ये हम लोगों को मेथड आएगा, बाकी सारा बात हम लिख के दे देंगे, पर मेथड फिलहाल लिख लो। मेथड्स ऑफ लर्निंग हम लोगों का क्या था? ये ऑर्डर में याद करना, क्योंकि इसे सजाने के लिए दे सकता है। सबसे पहले मेमोराइजेशन था, पहले तो सुनकर, अभी जो तुम लोग कर रहे हो याद करने की कोशिश। फिर क्रिटिकल एनालिसिस, मतलब फिर सोचोगे उस टॉपिक पे, अभी तो सिर्फ याद रख रहे हो, फिर सोचोगे बैठ के। फिर इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या? क्या मतलब हुआ इंट्रोस्पेक्शन का? ये लिसनिंग जो है वो इंग्लिश वर्ड है, श्रवण क्या है? इसका संस्कृत वर्ड है। तो उस टाइम ये संस्कृत में, ऑप्शन में संस्कृत वर्ड भी रह सकता है, इट इज विद इन द सिलेबस। तो अब यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है मेथड ऑफ लर्निंग क्या है, कितने तरीके से हम लोग पढ़ाई कर सकते थे, कर सकते हैं। पहला है मेमोराइजेशन, मेमोरी में मेमोराइज करो, लिखने का कोई ये नहीं। दूसरा होता है क्रिटिकल एनालिसिस करो, देखकर समझने की कोशिश करो, मतलब नोट्स दे दिए उसको खुद पढ़ो। दूसरा है इंट्रोस्पेक्शन, मतलब सुनो, उसको कॉन्टेम्पलेट करो और कॉन्सेंट्रेट करो। स्टोरी टेलिंग, बहुत सारे टीचर्स अपना बात समझाने के लिए कहानी सुनाते हैं, जिससे समझ में आ जाता है पूरा बात। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड भी एक तरीका है किसी को कुछ सिखाने का, हम पढ़ा रहे हैं और फिर बाद में क्वेश्चन भी करें। हैंड्स ऑन मेथड मतलब प्रैक्टिकली उस चीज को करके दिखाओ उसको, जैसे साइंस में बेसिकली होता है। और सेमिनार से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो 7 तरीका है जिससे हम लोग चीजों को सीख सकते हैं। पीरियड ऑफ स्टडी, एक वेदा पढ़ने के लिए 12 साल लगता है, तो 2 वेदा पढ़ने के लिए 24 साल, और चारों वेदा पढ़ने के लिए 48 ईयर्स एक इंसान को लगता है। एक उस टाइम पे जो ग्रेजुएट हो जाता था उसको स्नातका कहते थे, और जो ग्रेजुएशन सेरेमनी हम लोग बोलते हैं उसको समर समावर्तना बोलते थे। मतलब बोलते थे मेरा समावर्तना है आज, मतलब ग्रेजुएशन सेरेमनी है आज। कितने तरीके के टीचर होते थे? पहले एक होते थे आचार्य, आचार्य हम लोगों को सिर्फ वेदास पढ़ाते थे, जो चारों वेदा है। अब देख के लग ही रहा है कि एक वेदा को पढ़ने में अगर 12 साल लगता है, तो आचार्य के पास बहुत कुछ होगा पढ़ाने के लिए। तो आचार्य सिर्फ वेदास पढ़ाते थे और कुछ नहीं। उपाध्याय क्या पढ़ाते थे? कैसे हम लोग अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, मतलब कैसे जिंदगी में हम लोग कमा सकते हैं। खाना उस टाइम अगर बात करें तो खाना, आज के डेट में बहुत तरीका है लाइवलीहुड का, पैसा कमाने का, बस वो आना चाहिए, दिमाग लगाना पड़ता है। चरकाज, चरकाज होता है ट्रैवल करके पढ़ो सीखो, जो भी चीज जानना है ट्रैवल करो। गुरु होते थे वो गृहस्थ लाइफ सिखाते थे, गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत करें, मतलब शादीशुदा जिंदगी को कैसे बिताए, ये गुरु सिखाते थे।